बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको परदेश की आवाज़ ऑल इन वन में। और आज हम बात करेंगे जी डॉलर की इंस्टेबिलिटी के ऊपर और जिस तरीके से डॉलर की ऊंची उड़ान चल रही है पिछले कुछ अरसे से। कहाँ पे हम अगर 2-3 साल पहले की बात करें, जब हम इराक़ में आए थे तो उस वक्त डॉलर का जो रेट चल रहा था वो 130-135 रुपये था। तो अभी मेरे ख्याल में हमें 3.5 साल हुए हैं। तो इस दौरान जो राइट नाउ आज जो डॉलर की दोपहर 2 बजे जो मैंने जब चेक किया था या कुछ लोगों ने मैसेजेस वगैरह किए तो 237 रुपये फ़ी डॉलर जो है ना उसकी प्राइस थी। तो आज जो चल रहा है सिलसिला कुछ इस तरह चल रहा है कि अभी कुछ देर पहले जब मैंने गूगल पे चेक किया तो जो डॉलर का रेट है वो 30 रुपीज़ कम हुआ है, यानी कि 207 पे आप डॉलर की जो करंट वैल्यू चल रही है। अब इस वाकई ये 207 पे चल रही है या नहीं, इसके ऊपर और जो आगे क्या मुतवक्के है डॉलर की जो रेट्स है वो किस हद तक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसके ऊपर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। मॉइस्चर पे काफ़ी इनकी नज़र है, दीगर मामलात में भी इनकी नज़र होती है, लेकिन मॉइस्चर के ऊपर भी और स्पेशली जो फॉरेन करेंसीज है उसके ऊपर भी ये काफ़ी रिसर्च रखते हैं। अब्दुल्ला अशरफ साहब मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, आप इनको देखते रहते हैं। क्रिकेट के ऊपर बात हो, सियासत के ऊपर बात हो, हालात ज़रा के ऊपर बात हो तो अक्सर आप इनको सुनते हैं। तो डॉलर के ऊपर इनका भी कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है और पूरे पाकिस्तान में लोगों का कंसर्न होगा, क्योंकि डॉलर की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ती है या कम होती है। तो इसके ऊपर बात करते हैं चौधरी अब्दुल्ला अशरफ से। तो वेलकम जी चौधरी साहब ऑन स्टूडियो। तो क्या कहेंगे कि ये जो डॉलर का सिलसिला है ये किस लेवल पे जाकर आप समझते हैं कि ठहरेगा, और अगर ठहरेगा तो किस तरह ठहरेगा, अगर नहीं ठहरेगा तो क्या वजूहत है उसकी? अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने भी लंबी तमहीद बांध दी है, उसमें कुछ कहने की गुंजाइश रही ही नहीं। और फिर भी अब जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है मिर्ज़ा साहब, आपको भी पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा है। आपका फेडरल में एक पार्टी बैठी है, बाकी सूबों में दूसरी पार्टीज बैठी हैं, वो आपस में दूसरे गुत्थम गुत्था हुए हैं, लड़ने पे लगे हुए हैं। तो वो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर किसी भी मुल्क में जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी हो कि आपको अगले कल का पता ना हो, तो उसमें आप कभी ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आपका डॉलर कहाँ जाके रुकेगा। सही एक चीज़। दूसरा ये कि इनकी नो डाउट IMF के साथ एक स्टेट लेवल एग्रीमेंट हुआ है, और जब तक उनका वो बोर्ड उस चीज़ को ग्रीन लाइट नहीं देता तब तक समझ आपको IMF से मिला कुछ भी नहीं है। सही। और वो सुना यही गया है कि वो 25 अगस्त के आगे पीछे गालबन उनकी मीटिंग है, उसमें अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये है कि वहाँ से आपकी लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब अगर IMF की लोनिंग स्टार्ट होती है तो फिर आपके दूसरे जो ब्रदर मुल्क हैं और जो बाकी लोनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो आपको लोन्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जाके डॉलर रुकेगा कहाँ पे? अब हर रोज़ 2 रुपये 3 रुपये बढ़ रहा है। लेट्स अगर 25 अगस्त को भी हम ध्यान में रखते हैं तो उसको भी अभी महीना पूरा मिर्ज़ा साहब, और अगर 25 अगस्त तक हम लोग कहेंगे ये डॉलर अगर 2-3 रुपये रोज़ भी बढ़े तो वो आपको कहाँ जाके रुकते हैं मिर्ज़ा साहब? उसकी कोई आप सोच भी नहीं देख सकते। पर जो एक प्रिडिक्शन थी या जो एक मामलात ज़िंदगी थे वो सारे अब तक गलत हुए हमारे। कि सुना ही गया था, अगर स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडर्स को भी देखें तो उनका यही था कि डॉलर 230-231 के आगे पीछे जाके स्टेबल हो जाएगा। और आज आपने 236 देखा और मैंने जो फॉरेक्स में देखा था वो 243 पे देखा डॉलर। ब्लैक मार्केट में नहीं, फॉरेक्स जो ओपन मार्केट आप जो रेट बता रहे हो वो बैंक का रेट होगा, ठीक है। तो उसमें अगर 243 आपका ओपन मार्केट पे चला गया रेट तो वो तो 230 वाली प्रेडिक्शन गलत होगी, या जो आप कह रहे हैं कि एक बैरियर इनके जहन में था कि हाँ पे आगे स्टेबल होगा, वो टूट चुका है। अब आगे जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ या मैं सोचता हूँ वो यही है कि शायद ये 260-255 के आगे पीछे जाके ना कहीं जाके शायद थोड़ा स्टेबल हो। वो भी बशर्ते ये कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी काबू में आए। कि आज मैं सुन रहा था कि लाहौर चैम्बर ऑफ बिजनेस जो है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सॉरी, उन्होंने भी गवर्नमेंट से अपील की है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को टेक ऑन करें कि अगर डॉलर रोज़ ब रोज़ इतना ज़्यादा बुरी तरह डिवेल्यू हो रहा है कि अगर कि आपके जो बिजनेस लोग हैं जिनकी डील्स ही आपकी डॉलर्स में चल रही होती हैं उनको बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं इस चीज़ के पीछे। तो वो लोग ज़रूर चाहेंगे कि किसी एक जगह पे जाके इसको ये लोग लॉक करें या स्टेबल करें थोड़े से लिए, कि एक मार्केट में जो अनसर्टनिटी है वो ज़रा काबू में है।
ये मेरा एक तजिया है, आप टाइम मिल साहब। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन ये जो जिस स्पीड से आपने भी देखा और मैंने भी देखा, और ऑल दो कि हम इस वक्त जिस कंट्री में बैठे हुए हैं वहाँ पे जो करेंसी है वो भी काफ़ी लो है इनकी जो अगेंस्ट डॉलर्स है, लेकिन जो श्रीलंका की कंडीशन आपने देखी या दीगर जो दिवालिये हुए हैं मुल्क, तो अगर हम उनको रेफरेंस पॉइंट बना के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहीं हम उस तरफ चल पड़े हैं या बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, या क्या सिचुएशन है? क्योंकि मतलब कितना डॉलर का रेट जब पहुंच जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बस भाई अब तो हम दिवालिया हो चुके हैं। नहीं मिर्ज़ा साहब, उसमें आप ख़ास तौर पर श्रीलंका से पाकिस्तान में नहीं कंपेयर कर सकते कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इकॉनमी किन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। श्रीलंकन इकॉनमी जो आपकी खड़ी हुई थी वो टोटल टूरिज़म पे खड़ी हुई थी। कोविड आया, टूरिज़म पर उनकी इकॉनमी ने डिट्रैक करना शुरू कर दिया अपने आप को। जी ये अब कोविड के बाद नो डाउट खुल गया, पर अब लोग श्रीलंका से ज़्यादा किसी और मुल्कों में जाना पसंद कर रहे हैं कि जो थोड़े डेवलप्ड नहीं है, जो थोड़े और ज़्यादा आपको एक लाइफ का एहसास देते हैं। ठीक है, इस वजह से श्रीलंका इतना बुरी तरह बैंक्रप्सी की तरफ गया है। अब वो भी IMF से टॉक्स में लगे हुए, वो IMF लेट से उनके साथ कर भी देता तो उनको वहाँ से रिकवरी में टाइम लगेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कभी भी टूरिज़म पे नहीं खड़ी हुई थी। ठीक है, एक तो आपकी ये खड़ी होती है ज़राअत के ऊपर और इसकी अपनी जो प्रोडक्शन है, फिर जो इसकी अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वजह से, और थोड़ी जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज इन द केस ऑफ लोनिंग या इन द केस ऑफ जो हमारे बाहर पाकिस्तानी है वो जो भेज होते हैं पैसे उनके ऊपर खड़ी हुई होती है। तो उस तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान किस जगह पे जाके बैंक्रप्सी पे जाएगा। जी। तो नाज़रीन, इसी दौरान हमने एक और एक्सपर्ट ने ज्वाइन कर लिया जिनका भी मौशत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र है, और इनसे भी इनकी राय लेते हैं। सॉरी, हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मीनवाइल। तो फैसल अयूब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो फैसल साहब, डॉलर के ऊपर आपकी भी काफ़ी नज़र है, तो क्या समझते हैं कि किस लेवल पे जाके डॉलर जो है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, या इसी तरह चलता रहेगा, आए दिन 2-3 रुपये बढ़ते रहेंगे? जो आज गूगल पे ग्लिच है उसके ऊपर भी ज़रा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा नाज़रीन को बताएं। जो गूगल पे ग्लिच है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एकदम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैसे ग्लिच कह सकते हैं कि वो रियल हो नहीं सकता कि एकदम से आपका डॉलर जो है वो 30 रुपये कम हो जाए। तो अगर पाकिस्तान को कहीं से पैसे आते भी हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका विद इन सेकेंड्स जो है वो डॉलर 30-35 रुपये नीचे आ जाए जी। तो बाकी जो आजकल अफवाह फैली हुई है कि इन्होंने एसेट्स जो लगाए हुए हैं सेल होने हैं, तो वो एसेट्स भी इन्होंने ऐसे नहीं सेल करते हैं जैसे कोई बिल्डिंग सेल हो रही है या जैसे कोई प्लॉट सेल हो रहा है। वो एसेट्स शेयर वाइज सेल होंगे, या 20% शेयर सेल कर दिए या 25% किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया, तो उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी इकोनॉमी में जितना ये ग्लिच ने एकदम अफवाह फैलाई है लोगों में कि कोई चीज़ सेल हो गई है या कोई इन्होंने पावर प्लांट सेल कर दिया। बाकी ये जो डॉलर है ये स्टेबल तब भी हो सकता है जब या तो इनको IMF की तरफ से पैसे आना शुरू हो जाएं, उसकी किस्तें आना शुरू हो जाएं इनको, और उसके लिए इनका जो पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। जी बिल्कुल। तो उसके जब तक वो स्टेबल नहीं होगी, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, कोई स्टेबल बंदा मुल्क चलाने वाला नहीं आता ऊपर, तब तक IMF भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और IMF के पास भी रीजंस हैं इनको पैसे ना देने के अब। तो इसीलिए ये अब फंस चुके हैं दोनों तरफ से। और बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो आपके सामने ही है कि आपका मुल्क इस टाइम किन हालात से गुजर रहा है फाइनेंशली भी, और उसके अलावा भी एक कुदरती आफात भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं मुल्क में। बलूचिस्तान की तरफ अगर आप देखें तो उधर बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, बहुत आफतें आई हुई हैं, पूरे मुल्क में आया हुआ है। तो उस आप इन लोगों का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, लेकिन जो अवाम है वो सैलाब की नज़र हुई है। और उनको मैंने नहीं, मेरे ख्याल में लास्ट कोई 3-4 दिन ही हफ्ते में कोई भी पॉलिटिकल बंदे की तरफ से कोई बयान सुना कि जी सैलाब वालों के लिए भी कुछ करें या उनका भी कुछ। मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि आज जो सर आज की न्यूज़ है कि भारत ने दरिया चिनाब में भी पानी छोड़ दिया, और वहाँ से आई गेस 2,68,000 क्यूसेक या 3 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जा रहा है।
तो वो लाजमी बात है। अब अगर बलूचिस्तान में इतनी तबाही उठी तो पंजाब की साइड में भी अगर उन्होंने पानी सा छोड़ा है तो उधर भी एक होगा। और वाकई बात ये ठीक है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, ख्वाह वो PMLN है, PTI है, पीपल पार्टी है, ये जो सलाब जद्दान है इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। वो एक दूसरे के साथ इतना गुतम गुथा हुए हैं कि उनको इस चीज़ का होश ही नहीं कि दुनिया या मुल्क हमारा किस साइड पे जा रहा है। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि जब इतनी इंस्टेबिलिटी हो गई है पॉलिटिकली और उसके कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो ऐसी सिचुएशन में तो डॉलर ये 300 तक भी पहुंच जाएगा। तो क्या इसमें कौन सा कोई इदारा है, कोई ऐसे लोग हैं जो इंटरवीन करें और कम से कम इसको किसी ऐसी हद तक रोक लें कि कुछ सर्वाइवल का चांस हो? फैसल साहब आप पहले बताएं। देखें जी, इसमें बात वही आ जाती है फिर से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले कोई अदारा आपका, जब तक आप जो मतलब वफाक और सूबों के दरमियान में जंग नहीं ख़त्म हो रही तो अदारे यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका ये है कि आप टाइम से इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के कोई स्टेबल गवर्नमेंट लेके आए पहले, और फिर वो गवर्नमेंट आके जो भी मुआहदे आपके चल रहे थे IMF के साथ और बाकी मुल्कों के साथ वो आगे लेके चले, उनको थोड़ा वो मतलब उनको रिक्वेस्ट करें, जैसे भी उनको मनाएं, और फिर वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना शुरू करें। अभी तो वो हाल है कि आपने देखा ही होगा कि कल से न्यूज़ है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो आपके मुल्क में बंद होती जा रही हैं। सुजुकी बंद होगी, टोयोटा वालों ने रिफंड्स करना शुरू कर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि वो मतलब पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते अब। और ये मुल्क में आपका ये हाल है कि छोटे से छोटा पार्ट भी जो है वो आपका बाहर से आता है। तो आज अगर आप इंपोर्ट्स बंद कर देते हैं तो आपका मुल्क चलना बंद हो गया एक किस्म का, मतलब आपके जो ज़रूरियात हैं वो महदूद होकर रह गई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट की, जो आपके मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके और आपके मुल्क में चीज़ें बनना शुरू हों, लोकली प्रोड्यूस होना शुरू हों, उसके बाद से आपका मुल्क थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होगा इस तरह से। जी, तो जी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए और एज अ नेशन हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग इस तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर आपको याद हो मिर्ज़ा साहब 1990s में आ गया, सब मुझे सही साल याद नहीं है, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे आपके, वो बिल्कुल बैंकरप्सी पे पहुंच गए थे। ठीक है, वो बैंकरप्सी पे जब पहुंचे हैं वो लोग उनके जागे या उनकी लीडरशिप जागी, उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि हम क्यों इस दहाने पे आए। उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू किया तब उनके जो भी महरक़ात थे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करके अपने आप को इस तरह बिल्डअप करना शुरू कर दिया कि दोबारा वो कभी भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ मत जाए। अभी कोविड में अगर आपने देखा हो तो इंडिया बहुत बुरे तरीके से भी स्टॉक मार्केट गिरी, हर चीज़ गिरी, सब तबाही उठी उधर, पर वो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ नहीं गई। जैसे ही दुनिया ने रीबाउंड किया इंडिया भी उनके साथ रीबाउंड करना शुरू कर गया। ठीक है, इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजिम है कि वो इस तरह की क्राइसिस में इस वक्त गुजरें। एक दफ़ा इन सियासतदानों को आपस में गुत्थम गुत्था होने दें पूरे तरीके से कि उसमें आम आवाम के भी शऊर में इजाफा होगा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, जाना किधर चाह रहे हैं, ये लोग हमें किस साइड में लेके जाना चाह रहे हैं। जब तक हम लोग एज अ कौम इस चीज़ को नहीं एड्रेस करेंगे कि सिवाय नारों के बंदा अगर कुछ डिलीवर कर रहा है या इस तरह की जगहों पे हम लोग बैरिकेड्स नहीं लगाएंगे कि आपकी कोई भी इंटरवेंशन हो जाए और हुकूमत चेंज हो या एक हुकूमत बैठी है दूसरी आ जाए, जब तक हम इस तरह के बैरिकेड्स नहीं लगाएंगे, इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं होगी, तब तक इसी तरह के डिबेकल्स होते रहेंगे पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर डूबते हुए सूरज के बाद ही उजाला आना है। तो जब तक आपका मुल्क इसमें से नहीं निकलेगा और आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि हमने इसमें से बचना कैसे है, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम लोग तो मेरी उम्र 32-33 साल हो गई, तो हम तो सूरज को डूबते ही देख रहे हैं तब से। ऐसे ही बिल्कुल फैसला भाई कि सूरज डूब रहा है, पर अभी तक वो हमेशा जैसे सूरज थोड़ा डूबने के पास आता है तो कोई ना कोई इदारा या कोई ना कोई बंदा आके उसको वहाँ से रोक के थोड़ा सा ऊपर कर देता है। ये तो पूरा सूरज डूबे तो सही ना, इनको पता तो चले कि हम लोगों ने आइंदा इस तरह की सिचुएशन में जितने मर्जी हमारे पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हो, हमने कभी इस तरह की सिचुएशन में दोबारा नहीं पहुंचना कि भाई हमारा पाकिस्तान बिल्कुल मुल्क ही बैठ जाए। चलें जी,
बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हो गई लंबी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पाकिस्तान की पोजीशन एट स्टेक इस वक्त चल रही है। आप सब दुआ करें और जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ख़ासकर जो बैरून मुल्क लोग हैं उनको चाहिए कि जितनी पाकिस्तान में रेमिटेंस भिजवा सकते हैं भिजवाएं, ताकि पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हो। ये पाकिस्तान का मामला है, हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। आप दोनों जनाब का बहुत शुक्रिया जी। आगे भी इस पे ऊपर बात रहेगी। अल्लाह सोने के हवाले।